हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे। जिस तरह के हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में रियल नंबर का, तो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट, स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट, दोनों के लिए ये काफ़ी लाभदायक होगा। तो हमारा चैप्टर 1 का मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मैं मिटा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे लिस्ट में वो है गिवन HCF (96 and 404) is 4. Okay, find the LCM of 96 and 404। तो देखिए, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको HCF का वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में? गिवन डेटा है HCF of 96 and 404 is equal to 4 and we know that हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर LCM निकालना हो, 2 डिजिट हो हमारे पास, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर HCF 96 और 404 को इसके LCM के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें, LCM ऑफ 96 and 404, then it gives what? This gives product of these two numbers means what? ये इक्वल हो जाएंगे 96 इंटू 404 के। तो चलिए, ये देखिए बहुत सिंपल इक्वेशन हो गया। HCF आपको पता है, LCM निकालना है, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। HCF हो गया हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो ये हो गया 4 इंटू LCM ऑफ 96 एंड 404। फटाफट से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 96 और 404 को। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। ये है 96, ये है 404। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं। 404 इंटू 96, देखिए 6 4 जा 24 का 4, 6002, 6 4 जा 24, 9 4 जा 36 का 6, 9003, 9 4 जा 36। काफ़ी सिंपल है। 4 6 2 8, 4 3 7 6 2 8 एंड 3 3 8 7 8 4। देखिए सिंपल। अब यहाँ से LCM निकाल लेंगे हम। क्वेश्चन मिटा देता हूँ मैं ऊपर का। देखिए LCM ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू 38784 डिवाइडेड बाय 4। ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन में 4 था, इस 4 को मैं राइट साइड में लेते गया जो कि डिवाइड में हो गया। तो ये हो गया आपका LCM ऑफ 96 404 इज इक्वल टू, देखिए 4 9 जा 36, 2 रिमेनिंग 27, 4 6 जा 24, 3 38, 4 9 जा 36, 2 4 4 6 जा। इसका आंसर जो हो गया वो हो गया आपका 9696। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। काफी सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाया मैंने, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, HCF ऑफ 2 नंबर इंटू LCM ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन रियल नंबर का काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका सीबीएसई ने 2019 में पूछा है, PYQ है 2019 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो जैसे ही हमको इरेशनलिटी प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कन्वर्स को एज्यूम कर लेते हैं। मतलब मान लेते हैं कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये रेशनल नंबर है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये जो कि वर्ड वाला प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको या तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन ये आएंगे या 5 मार्क्स में क्या आते हैं जनरली। तो इसमें आपको क्या करने पड़ेंगे, कुछ लाइंस लिखने पड़ेंगे। तो हम पूरा ही फॉर्मेट बताते हैं। वी हैव टू प्रूव √3 इज एन इरेशनल। ये क्वेश्चन है, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम, मान लेंगे लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मीन्स क्या हुआ ना, विरोधाभास, मतलब इसका उल्टा हम अज्यूम करेंगे। दैट √3 इज ए रेशनल। ओके, हेंस अगर √3 रेशनल होगा तो रेशनल का डेफिनेशन क्या होता है, रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे हेंस √3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ A/B। मैं लिख रहा हूं सिंप्लिसिटी के लिए, वेयर A and B cannot equal to 0 are co-prime। को-प्राइम किसको बोलेंगे, जिसमें कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं। नो कॉमन फैक्टर मतलब वो नंबर जो है खुद से ही कटे या फिर 1 से कटे, तो उस नंबर को बोलते हैं हम लोग को-प्राइम नंबर। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, चलिए ऊपर मिटाते हैं, ऊपर लिखेंगे हेंस √3 इज इक्वल टू A/B, क्योंकि इसको P/Q के फॉर्मेट में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, बहुत सिंपल है। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे, तो √3B इज इक्वल टू क्या हो गया, A हो गया। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड का √3B का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करने से क्या होता है, √3 इंटू √3 मीन्स ये हो गया आपका 3B का स्क्वायर, 3B स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपके पास A स्क्वायर। ठीक है, देखिए मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, A स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 3 है ये A को डिवाइड कर रहा है, हेंस 3 डिवाइड्स A स्क्वायर। और चूंकि हमारे पास एक थ्योरम होता है कि इफ P इज ए प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P
डिवाइड्स ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव नंबर। मतलब क्या कि अगर नीचे कोई भी नंबर है, ऊपर ये ए स्क्वायर उस किसी भी डिजिट के स्क्वायर से अगर डिवाइड कर रहा है, तो ये नंबर जो है 3 ये ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक थ्योरम है, तो उस थ्योरम को हम यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। बाय थ्योरम क्या है हमारे पास थ्योरम, if p is a prime number, if p is a prime number and p divides a square, and p divides a square, then p divides a, then p divides a, okay, where a is a positive number, where a is a positive number, okay, where a is a positive number। तो देखिए 3a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, शो 3 डिवाइड्स व्हाट, 3 डिवाइड्स a। क्लियर है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को डिवाइड कर रहा है। इसको हम क्या मान लेते हैं ना, इस स्टेटमेंट को हम मान लेते हैं हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट। ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए हेंस वी कैन से a बाय 3 इज इक्वल टू सी। कोई भी एक कांस्टेंट होगा जब 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो a बाय 3 इज इक्वल टू c, वेयर c इज सम इंटीजर, where c is some integer। ओके, सो फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखिए, a इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो a इंटू 1 a एंड 3 इंटू सी, व्हाट 3c, a इज इक्वल टू 3c। नाउ वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन था 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो सबसे पहले मैंने निकाला था, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ऊपर लिखता हूं, ये नोट करते जाइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है ये सारे। मैंने क्या निकाला था, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, a का वैल्यू पुट कर दूंगा, पुटिंग अभी जो निकाला यहाँ पे a इज इक्वल टू 3c, ए इज इक्वल टू 3c का वैल्यू इस इक्वेशन में मैं डाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पे मैं लिख देता हूँ 3c का स्क्वायर। तो देखिए ये बहुत सिंपल बन गया, क्या बन गया, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 c स्क्वायर, मीन्स व्हाट, मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर अपॉन 3, तो ये हो जाएगा आपका 3c स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर, इस 3 को नीचे ले आइए, b स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू व्हाट, c स्क्वायर। इसका मतलब थ्री डिवाइड्स b ऑल्सो, बिकॉज बाय थ्योरम हम क्या जानते थे, अगर 3 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 b को भी डिवाइड करेगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया सो 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। ठीक है, इस स्टेटमेंट को मान लीजिए 2, फर्स्ट पहले मान लिया था, 2 फिर से मान लिया, तो क्या बन गया, देखिए यहाँ पे फर्स्ट और 2 से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये 3 जो है किसको किसको डिवाइड कर रहा था, वहां पे a को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे b को डिवाइड कर रहा था। यहाँ पे हम कंक्लूजन लिखेंगे बाय 1 and 2, what we conclude that 3 divides both, 3 divides
बोथ ए एंड बी। ठीक है, शो ए एंड बी। अब क्या मैंने एज्यूम, यहाँ पे क्या हो गया, अगर 3 डिवाइड कर रहा है ए और बी को, मतलब क्या, ये 3 जो है ये ए और बी का फैक्टर होगा तभी तो डिवाइड करेगा। तो मैं वही लाइन यहाँ पे लिख देता हूं, शो ए एंड बी हैव ए फैक्टर 3, हैव ए फैक्टर 3 मीन्स क्या हो गया, ये इंप्लाई क्या कर रहे हैं, ये देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, जो कि मैंने एजम्पशन लिया था कि ए एंड बी प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि फैक्टर, एक और फैक्टर मिल गया 3। अगर एक और फैक्टर है अदर देन 1 एंड दैट नंबर, तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ए और बी जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ओके, तो देखिए मैंने एज्यूम क्या किया था, मैंने एज्यूम किया था कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर्स है, जो कि सिर्फ वही नंबर से या 1 से डिविजिबल है। लेकिन इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि एक और फैक्टर है जो ए और बी को डिवाइड कर रहा है, मतलब हम जो एजम्पशन लिए थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, our assumption is wrong. Okay, therefore by contradiction, पॉइंट हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, therefore by contradiction √3 is an irrational number। क्योंकि मैंने रेशनल माना था और रेशनल है नहीं, तो क्या कौन सा नंबर बनेगा, इसका उल्टा, तो रेशनल, रेशनल का उल्टा इरेशनल। सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। अगर आप इतना प्रोसेस कर देते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जहां पे भी डाउट हुआ हो मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन इसी टाइप का, बहुत सिंपल, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपके पास 2018 में पूछे गए हैं और 2019 में भी पूछे गए हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे पेश है, प्रूव दैट 5 + 3√2 is an irrational number, is an irrational number। आप लोग ट्राई कीजिए एक बारी, 1 मिनट का टाइम देता हूं। सेम उसी तरह से आगे बढ़ना है, प्रोसीड करना है। लेट अस एज्यूम कॉन्ट्रेरी, इसका उल्टा मानेंगे। ठीक है, लेट अस एज्यूम कॉन्ट्रेरी दैट 5 + 3√2 इज रेशनल। 5 + 3√2 इज रेशनल। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर ये रेशनल है तो 5 + 3√2 इज इक्वल टू a/b। सेम चीज, वेयर a and b आर को प्राइम नंबर, a and b आर को प्राइम नंबर एंड b कैन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, b 0 नहीं होगा, अगर b 0 हो गया तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए b 0 नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे इस पार्ट को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा और ये जो है इरेशनल वाला पार्ट इसको उस तरफ लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा 5 - a/b इज इक्वल टू 3√2। ठीक है,
3 को फिर से नीचे लेके आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, b एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और b का एलसीएम b, यहाँ पे हो गया आपका 5b माइनस a इक्वल टू 3√2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ये 3 नीचे लाके 5b माइनस a डिवाइडेड बाय 3b इक्वल टू √2। अब देखिए ऊपर मिटाता हूँ, ये भी 2019 का क्वेश्चन है और 2018 का भी। यहाँ पे क्या आया, 5b माइनस ए अपॉन 3b इक्वल टू √2 मीन्स व्हाट, मीन्स सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि रेशनल नंबर है तो इंटीजर्स ही होंगे, a एंड b आर इंटीजर्स, वी गेट 5b माइनस a divided by 3b is rational. And we know that हम क्या जानते हैं, √2 is rational। जनरली जब ये क्वेश्चन इस टाइप का आएंगे, प्लस या माइनस के या मल्टीप्लिकेशन के, तो आप ऐसा भी करके प्रोसीड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं हो। जनरली क्वेश्चन में ये गिवन रहता है कि इफ √2 इज इरेशनल देन यू हैव टू प्रूव दैट 5 माइनस √2 और 5 प्लस 3√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये इरेशनल है। एंड वी नो दैट √2 इज इरेशनल, हम जानते हैं, √2 के बारे में प्रूव भी कर चुके हैं। तो देखिए अगेन यहाँ पे कॉन्ट्ररी हो गया कि एक तरफ हमारे पास रेशनल नंबर है, एक तरफ हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो रेशनल कभी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है, जिस तरह कभी चावल दाल के बराबर नहीं हो सकता है, उसी तरह ये जैसा रेशनल नंबर है वो कभी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। मीन्स व्हाट, मीन्स जो हमारा एजम्पशन है अगेन वो रॉन्ग हो गया, फिर से वो गलत हो गया। तो हम फिर से वही चीज लिख देंगे सेम, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, hence our assumption is wrong। okay, so we conclude that 5 plus 3√2 is an irrational number, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इस टाइप के एक क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड अभी है पूछने का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट हुआ हो अगर किसी भी पॉइंट पे, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा आपको, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पूछे गए क्वेश्चंस हैं, चुनिंदे क्वेश्चंस हैं। चलिए 3 क्वेश्चंस हमने किए अभी, 4th क्वेश्चन हमारा है check whether 6 to the power n can end with digit 0
for any natural number n or any natural number n। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब के है मैं बता दूं आपको, ये हैं 2019 और 2018 के क्वेश्चन हैं। ये PYQ हैं 2019 और 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए, अब इसका ये क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। 6 टू द पावर n अगर करते हैं हम, तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा, एंड डिजिट जो होगा वो 0 होगा। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस तरह के क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन में लिख देता हूँ यहाँ पे, इन ऑर्डर टू चेक वेदर, in order to check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। ठीक है, let us find the factors of 6। 6 के फैक्टर को ढूंढिए। ठीक है, क्या क्या है 6 के फैक्टर, तो देखिए 6 के फैक्टर्स हैं 2 और 3। फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू इज 2 एंड 3। 2 और 3 फैक्टर हैं, 2 से 6 कट रहे हैं और 3 से 6 कट रहे हैं। इसके फैक्टर हो गए 2 और 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ n। ओके, c पे पावर n इक्वल टू a इंटू बी टू द पावर ऑफ n। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे। 6 टू द पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दोनों के ऊपर पावर है, तो ये क्या हो गया 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 3 टू द पावर ऑफ n। अब बताइए, क्या ये कभी 0 हो सकते हैं? 0 कब होते हैं, जब वो 2 के फैक्टर हो, मतलब 2 से कटते हो और 5 से कटते हो। तो यहाँ तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, ये 3 है। तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 डज नॉट कंटेन 5 and 2 एज इट्स फैक्टर टूगेदर। तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसी को मैं लिख देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में आप जितने अच्छे लिखोगे मार्क्स उतने अच्छे आएंगे। लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। तो जैसे प्रूफ वाला क्वेश्चन हो लैंग्वेज टाइप का, तो उसमें थोड़े लैंग्वेज लिखने चाहिए, ज़्यादा भी नहीं लिखना है लेकिन थोड़े लिखने चाहिए। Since the prime factorization of 6 does not contain 2 and 5 as its factor together, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन thus conclude that
we can thus conclude that 6 to the power n can never end with the digit 0, can never end with the digit 0 for any natural number n. मतलब आप 6 की पावर कितनी भी कर लो वो कभी भी 0 नहीं होंगी, कोई भी नेचुरल नंबर उस पर क्यों ना हो। मतलब 6 के पावर 1 भी करो तो 6 के पावर 2 करो, 6 हो जाएगा 36। देखो ये 0 जो है कभी भी इसका एंड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कंक्लूजन हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 3 alarm clocks ring at intervals of 9, 12 and 15 minutes respectively. If they start ringing together, if they start ringing together, after how much time will they next ring together? तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। इसमें दिया है कि 3 अलार्म क्लॉक इंटरवल्स 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के इंटरवल्स पे बज रहे हैं। ठीक है, तीनों को स्टार्ट किया गया एक साथ। ठीक है, एक साथ तीनों को स्टार्ट किया गया। तो आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में देखिए 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट है। तो हम क्या करें इस क्वेश्चन में ताकि हमें जो वो बजे वो एक साथ बजे। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसमें या तो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगने वाला है या तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। क्योंकि देखिए तीनों का हमको डिविजिबिलिटी मतलब फैक्टर लेना है जो कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे को क्या निकालना पड़ेगा कि एलसीएम 9, 12 और 15 का क्या है। जो हमारा 9, 12 और 15 का एलसीएम होगा वही हमारा आंसर होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए एलसीएम निकालने का तरीका 2-3 मेथड्स हैं। मैं एक मेथड बता रहा हूँ आपको। जैसे
यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे हमको, एलसीएम निकालने, एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 15। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड में हेल्प यूज कर रहा हूँ, इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो देखिए 3 से मैं कटा रहा हूँ, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ओके, अब देखिए किसी से कटने वाला नहीं है, तो इसका एलसीएम आ गया 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, हाउ मच गिव्स, 3 3 जा 9। ओके, इधर से कर लीजिए, इधर से करेंगे तो लंबा कैलकुलेशन होगा, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, और 36 5 जा आपको करना पड़ेगा। तो इस तरफ से आ जाइए, इस तरफ से 5 4 जा 20, 23 जा काफ़ी आसान हो गया 60, और 63 जा कितना हो गया 180। मीन्स व्हाट, एलसीएम आ गया आपके पास 180 मिनट्स। 180 मिनट्स के बाद ये तीनों जो हैं एक साथ फिर से बजेंगे। अब इसको आवर में लिखना चाहें तो आवर में भी लिख सकते हैं। आवर में लिखने के लिए काफ़ी सिंपल है, 180 मिनट्स को डिवाइड कर दीजिए 60 से, 6 2 जा 18, तो 2 आवर्स। अब लिख सकते हैं आफ्टर 2 आवर्स इट विल रिंग टुगेदर। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, यहाँ पे जिस तरह टाइम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया 2 घंटे के बाद ये बजेंगे। हो सकता है कि आपका यहाँ आपके पास टाइम हो कि ये तीनों जो स्टार्ट हुए, ये मान लीजिए 9:20 पे टाइम दे दिया कि 9:20 में स्टार्ट हुए, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। इसको क्या करना है, कुछ नहीं, बस 9:20 दिया है तो अच्छी बात है। सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने से जो आपका एलसीएम आएगा, जैसे 2 आवर एलसीएम आया यहाँ पे, अगर 9:20 रहता तो क्या करते, 9:20 में 2 को ऐड कर देते, तो कितने बजते फिर 2 आवर्स को ऐड करने के बाद, तो ये हो जाते 0 2 9 2 0, मतलब 11:20। 11:20 में फिर से ये क्लॉक जो है एक साथ बजेंगे। तो यहाँ पे टाइम अगर ऐड करें तो आपको सिंपली ये टाइम निकाल के उसमें ऐड कर देना है बस। इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू है। कोई भी डाउट हो अगर तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। सिक्स क्वेश्चन है, इफ द एचसीएफ ऑफ सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 and 117, 65 and 117 is expressible in the form, is expressible in the form 65 m minus 117, then find the value of m. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये आपका क्वेश्चन है। HCF 65 और 117 का अगर 65 m माइनस 117 इस फॉर्मेट में अगर लिखा जाए तो m की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 65 और 117 का आपको HCF पहले निकाल लेना है। HCF ऑफ 65 एंड 117 किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा। 65 लॉन्ग डिवीजन से करिए, 2-3 स्टेप में आंसर्स आ जाते हैं, इसलिए HCF जनरली लॉन्ग डिवीजन से प्रीफर करना चाहिए। 65 1 जा, देखिए कितना हो गया, 65 1 जा 65, 7 में 5 गया 2 और यहाँ पे हो गया 11 में 6 जाएगा, आपके पास हो जाएगा कितना 52, ठीक है।
क्या करते हैं इसमें फिर से 52 से डिवाइड कर दीजिए 65 को, ये वाला टर्म यहाँ लेके आते हैं, फिर अगेन 52 वन जा 52, तो कितने हो गए, 5 2 गया 3, 6 में 5 गया 1, 13, अगेन 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 52 को, 13 4 जा 52, 4 टाइम्स में कट गया, जैसे ही 0 आया तो हमारा HCF जो हो गया वो क्या हो गया 13 हमारा HCF हो गया, तो इसका HCF हो गया इज इक्वल टू 13। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या दिया था, इक्वेशन इज 65 m माइनस 117 इज इक्वल टू 13, HCF हो गया, काफी आसान बन गया। अब इक्वेशन सॉल्व करिए, 65 m इज इक्वल टू 13, ये माइनस में है तो राइट साइड में जाएगा, प्लस में हो जाएगा 117, 65 m इज इक्वल टू 13 प्लस 117 हाउ मच 130, m इज इक्वल टू वाट, मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट साइड जाएगा, डिवीजन में होगा 130 डिवाइडेड बाई 65 टू जा हो गया आपके पास 130, तो m इज इक्वल टू 2 इज योर आंसर। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेवंथ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 3 into 5 into 7 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number, is a composite number। ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले क्या, मैं यहाँ पे आपको कंपोजाइट नंबर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि कंपोजाइट नंबर्स किसको बोलते हैं, क्या होते हैं, ताकि ये क्वेश्चन आसान हो जाए। वो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कंपोजाइट नंबर के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो कंपोजाइट नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपोजाइट नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपोजाइट नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके क्या है, मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कंपोजाइट नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम नंबर्स। ओके, कंपोजाइट नंबर्स सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि जो प्राइम नंबर है वो तो सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड होते हैं बस। एनी इवन नंबर विच इज ग्रेटर देन 2 इज ए कंपोजाइट नंबर। कोई भी इवन नंबर जो 2 से बड़ा हो, क्योंकि 2 क्या है हमारे पास, 2 जो है वो लिस्ट प्राइम नंबर है। 0 considered as neither prime nor composite number because it does not have any
फैक्टर्स, जीरो के पास कोई फैक्टर नहीं होते हैं, इसलिए ना तो ये कंपोजिट नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक आइडिया देता हूँ मैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये आपका क्वेश्चन होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं, और वन को कौन सा नंबर बोलते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ठीक है, तो चलिए एक ब्रीफ आइडिया होगी हमको, हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको ये कर लीजिए, इस एक्सपेंशन को करके देख लीजिए कितना हो रहा है। क्या गिवन है? 3 × 5 × 7 + 7, तो देखिए कितना हो रहा है ये, 5 3 जा 15, 15 × 7 + 7, 15 7 जा 105 + 7, ये हो गया हमारे पास 112। ठीक है, अब क्या करिए, 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 5 जा 10, 1 12, 2 6 जा 2 28, 2 14, 2 7। तो इसको हम क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 7। तो यहाँ पे देखिए कंपोजिट नंबर का क्या होना चाहिए, इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ मोर देन 2 प्राइम फैक्टर, 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ it can be written in the form of more than 2 prime factor hence it is a it is a composite number। ओके, 7 क्वेश्चंस कर लिए, 3 क्वेश्चंस और हैं इस सीरीज में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, PYQ में। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। एट क्वेश्चन है। इफ टू पॉजिटिव नंबर्स P and Q, if two positive numbers
P and Q are written as P and Q are written as P is equal to A square B cube and Q is equal to A cube B। ठीक है। A and B are a prime number, दिया हुआ है क्वेश्चन में। A and B are a prime number, A and B are prime number, then verify that LCM of PQ into HCF of PQ is equal to P into Q। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपका ध्यान भटक गया तो नज़र बोर्ड पे रखिए। तो देखिए दिया हुआ है कि P जो है वो A स्क्वायर B क्यूब है और Q जो है वो A क्यूब B है। हमें इन दोनों का एलसीएम और HCF बताने हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले मैं लिखता हूँ कंसिडरिंग LHS। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एलसीएम ऑफ पी क्यूब। तो ए स्क्वायर बी क्यूब में हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, ए स्क्वायर बी क्यूब है, ए स्क्वायर बी क्यूब। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ए से करिए तो ये क्या बन जाएंगे, ए बी से करता हूँ। ठीक है, ए बी से किया तो अंदर में एक ए बचा, ये हो गया ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू जो है, क्यू है हमारे पास ए क्यूब बी। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म अगर लिखना चाहें तो ए इंटू ए इंटू बी। ओके, अब देखिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसको बोलते हैं, इन दोनों में जो कॉमन हो और जिनका पावर मैक्सिमम हो। तो देखिए यहाँ पे एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, तो इस ए को मैं लिख लेता हूँ। एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, इस ए को भी मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक ए है लेकिन इसमें नहीं है तो भी ये आएगा एलसीएम में। यहाँ एक बी है, यहाँ एक बी है तो एक बी आ गया। अब देखिए यहाँ दो बी बचे तो ये दोनों बी आ जाएंगे। तो ये एलसीएम हो गया आपका ए क्यूब और बी क्यूब। ठीक है, एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या होते हैं, एचसीएफ इन दोनों के कॉमन टर्म्स देखे जाते हैं। कॉमन टर्म्स देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो ए हो गए। फिर से देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, एक और ए आ गए। यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे ए नहीं है तो दो ही ए होंगे। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, एक बी आ गए बस। अब देखिए यहाँ पे दो बी एक्स्ट्रा है लेकिन यहाँ पे दो बी नहीं है, तो इसका एचसीएफ हो गया इतना ही, ए स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। ऊपर में मिटाता हूँ। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम ऑफ पी क्यू इंटू एचसीएफ ऑफ पी क्यू। एलसीएम हो गया आपका ए क्यूब बी क्यूब इंटू
ए स्क्वायर बी, ये आपको कितना दे दिया, ए टू द पावर ऑफ 5 और बी टू द पावर ऑफ 4, ये आपका LHS साइड आ गया। अब RHS साइड को कंसीडर कीजिए। RHS साइड में क्या लिखा हुआ है, P इंटू क्यू लिखा हुआ है। P कितना है हमारे पास, P हमारे पास दिया हुआ है, P है हमारे पास ए स्क्वायर बी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब इंटू क्यू कितना है, क्यू दिया हुआ है ए क्यूब बी, ए क्यूब बी। इसको जब आप करेंगे तो 2 इंटू 3 पावर ऐड होते हैं। देखिए यहाँ पे ये ए का पावर 2 है, ए का पावर 3 है, तो ए का पावर 2 प्लस 3 इंटू बी का पावर 3 प्लस 1, तो ये हो गए ए टू द पावर ऑफ 5, ए टू द पावर ऑफ 5 बी टू द पावर ऑफ 4, A5B4 होगा। ये कौन सा साइड है, RHS साइड। तो देखिए अब ध्यान से, LHS में भी A5B4 है, RHS में भी A5B4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस यहाँ पे लिखिए सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस given condition is proved, hence given condition is proved। okay, नाइन्थ है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या दिया हुआ है, ये x है, ठीक है, ये है 3, 195, ये है 3, इस तरफ है y, और यहाँ है 5, ये है 13। काफ़ी आसान होते हैं फैक्टर ट्री, इसका सॉल्यूशन अब इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 5 जा 65, y हो गया 65। चेक कर लीजिए, 65 3 जा 195 आ रहा है, सही है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 195 इंटू 3, 5 3 जा 15 का 5, 1 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 1 28 का 8, फिर 2 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, तो 585 हो गया x इज इक्वल टू 585 एंड y इज इक्वल टू 65। काफी आसान सा क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन है, question is what is the HCF of the HCF of the smallest, what is the HCF of the smallest composite number, smallest composite number and the smallest prime number। and the smallest prime number, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन से हैं और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर
नंबर इज 4। 4 जो है स्मॉलेस्ट कंपोजाइट नंबर है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो 2 और 4 का HCF ऑफ 2 and 4 काफी सिंपल है, लॉन्ग डिवीजन से कर लीजिए। 2 4, 2 2 जा 4, देखिए 0 हो गया। तो इसका HCF कितना हो गया? HCF ऑफ 2 and 4 इज इक्वल टू 2, तो आपका आंसर हो गया 2। तो ये रियल नंबर्स के 10 क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। कहीं भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, और मैं इस तरह की वीडियो आगे इस चैनल में लाता रहूँगा। इस चैनल से बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, तो जिसका वेटेज ज़्यादा होगा उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।